चैप्टर्स 145, 146, 147, 148, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 145, यहाँ कुर्बानी मांगी जाती है। इस मामले में शामिल होने के नाते फैंग युआन को क्लैन की जांच पड़ताल से गुजारना पड़ा। ये कोई गहरी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। भेड़ियों की लहर की बढ़ती हुई गंभीरता ने क्लैन के हाई-अप्स का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। फैंग युआन का अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास और स्टेल्थ स्केल्स गु अभी भी छुपे हुए थे, लेकिन अगर वो एक्सपोज हो भी जाते तो फैंग युआन इसका सारा इल्जाम कारवां पर डाल सकता था। वैसे भी भेड़ियों की लहर की वजह से कम्युनिकेशन पहले ही टूट चुका था, कारवां अब आने से रहा। ऐसे हालात में क्लैन कारवां से इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था और इन्वेस्टिगेशन को टालना ही पड़ता। और जब तक किसी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सच में सामने आता, तब तक फैंग युआन रैंक 3 बैन चुका होता और किंग माओ पहाड़ छोड़कर जा चुका होता। ऑफ कोर्स, अगर 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म और स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक्सपोज हो जाते तो मामला बिल्कुल अलग होता। इनमें से कोई भी एक चीज एक्सपोज होने पर पूरे गांव में बवाल मच जाता। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म एक बिल्कुल नई फ्यूजन रेसिपी को रिप्रेजेंट करता था और इसका मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। फैंग युआन इसका इल्जाम कारवां पर डालकर भी इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाता और क्लैन उसकी ऐसी तैसी कर देता। और स्प्रिंग ऑटम सकाडा, अगर वो पकड़ा जाता तो भेड़ियों की लहर का मामला बहुत छोटा पड़ जाता। आखिरकार ये एक रैंक 6 गु था। यहां तक कि क्लैन हेड गु यू बो भी सारी शराफत एक तरफ रख देते, रिश्तेदारी और क्लैन हेड पोजीशन का ये सारा बकवास सब कुछ छोड़ा जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि उससे जबरदस्ती छीन लिया जाता। जुलाई का महीना झुलसा देने वाली गर्मी का था और गर्म हवा में खून की लोहे जैसी महक घुली हुई थी। भेड़ियों की लहर और भी गंभीर होती जा रही थी और लड़ाइयां ज्यादा इंटेंस हो रही थी। कई लोगों को अब एहसास होने लगा था कि इस बार की भेड़ियों की लहर पिछले पूरे इतिहास में देखी गई सबसे विशाल स्केल की थी। डिले लाइटनिंग वुल्फ पैक्स ऐप सिर्फ सपोर्टिंग रोल में आ गए थे। 1000 जानवर किंग वाले पागल लाइटनिंग वुल्फ पैक्स ऐप गांव के आसपास घूमने लगे थे। इंसानों के जीने की जगह हद से ज्यादा सिकुड़ गई थी। जब गु यू क्लैन के हेडक्वार्टर्स का ये हाल था तो पहाड़ के नीचे बेस गांव के बारे में तो बात ही क्या करनी। 10 में से 9 घर खाली दिए और कुछ किस्मत वाले गांव वाले हर तरह के कनेक्शंस इस्तेमाल करके क्लैन के अंदर रह रहे थे। लेकिन ज्यादातर गांव वालों को अपने घर छोड़कर भेड़ियों की लहर से बचने के लिए एक मुश्किल सफर पर निकलना पड़ा। उनकी मंजिल एक दूसरा पहाड़ी गांव था, लेकिन खतरनाक जानवरों, जंगली गू और पूरे पहाड़ पर फैले लाइटनिंग वुल्व्स ने उनकी उम्मीदों को ना के बराबर कर दिया था। ये एक उम्मीदहीन सफर था। गु यू क्लैन इमॉर्टल्स को बस छोड़ ही सकता था। वो अपनी मंजिल तक आधे रास्ते पहुंचने से पहले ही मर जाते, या तो खतरनाक जानवरों के कारण या कीड़े मकोड़ों के हमलों से। फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉर्टल्स द या गु मास्टर्स, सभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। यहां तक कि वो एल्डर्स जिनकी आमतौर पर ऊंची पोजीशन होती थी, उन्हें भी मजबूरन अपने कवच पहनकर बैटलफील्ड पर जाना पड़ रहा था। जो गु मास्टर्स रिटायर हो चुके थे, उन्हें दोबारा भर्ती कर लिया गया था। जब भेड़ियों की लहर खत्म होगी तो जो जिंदा बच पाएंगे वो यकीनन 10वें हिस्से से ज्यादा नहीं होंगे। कुदरत की क्रूरता इस पाल में अपनी पूरी शान से दिखाई दे रही थी। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था और गर्मा गर्म बातें करके इससे किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता था। फैंग युआन बिस्तर पर पालथी मारे बैठा था। उसकी ईड़ बैंड थी जब वो अपने अपचर को देख रहा था। उसके अपचर में 44% लाल स्टील समंदर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। ये सारा प्राइमीवल एसेंस गहरे लाल रंग का था। यह रैंक 2 के पीक स्टेज का गहरा लाल प्राइमीवल एसेंस था। रैंक 2 के प्राइमीवल एसेंस को कलेक्टिवली लाल स्टील प्राइमीवल एसेंस कहा जाता था। लेकिन इसके 4 अलग अलग छोटे रेल्म्स दी इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज और पीक स्टेज। इन लाल स्टील प्राइमीवल एसेंस में भी हल्का फुल्का फर्क था। रैंक 2 इनिशियल स्टेज का प्राइमीवल एसेंस हल्का लाल था, मिडिल स्टेज का प्राइमीवल एसेंस स्कारलेट था, अपर स्टेज का क्रिम्सन और पीक स्टेज का गहरा लाल। कई दिन पहले फैंग युआन अपर स्टेज तक पहुंच गया था। उसका क्रिम्सन प्राइमीवल एसेंस 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म के रिफाइनमेंट से गुजरा और प्राइमीवल स्टोन से रिप्लेनिशमेंट के साथ ये पूरी तरह से अब के गहरे लाल प्राइमीवल एसेंस में बदल गया था। इस वक्त अपचर की दीवार बहते हुए रोशनी वाली पानी की झिल्ली नहीं रही थी, बल्कि ये सफेद रोशनी की पाटन पर परते जमने से बनी एक मोती पत्थर की झिल्ली थी। व्हाइट जेड गु और स्टेल्थ स्केल्स गु लाल स्टील समंदर की गहराइयों में थे। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म समंदर में खेल कूद रहा था, लेकिन जब स्प्रिंग ऑटम सकाडा धीरे से सामने आया तो वो तुरंत समंदर की गहराइयों में डूब गया। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के ऑरा के नीचे पूरे प्राइमीवल समंदर की सतह एक आईने की तरह शांत और चिकनी हो गई, बिना जरा सी भी लहर के।
स्प्रिंग ऑटम सकाडा की हालत बेहतर हो रही थी। उसके दोनों पंख पूरी तरह से ठीक हो गए थे, कोमल पत्तियों के एक जोड़े की तरह दिख रहे थे। सिर्फ उसका वे बॉडी अभी भी सूखा हुआ था। फैंग युआन हर थोड़ी देर में स्प्रिंग ऑटम सकाडा को चेक करता था। वो साफ महसूस कर सकता था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी स्पीड तेजी से बढ़ रही है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा पहले एक मरते हुए पेशेंट जैसा था, जो खाने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोल सकता था और सिर्फ लिक्विड फूड लेकर अपनी लाइफ फोर्स बचाए रख सकता था। ए फ्लैट, ये पेशेंट बिस्तर से उठ सकता था और खुद को आराम देने के लिए काफी ज्यादा खाना खा सकता था। रिकवरी स्पीड लाजमी तौर पर तेज हो जाती। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अलावा फैंग युआन के अपर्चर में 2 नए मेंबर्स थे। वो दोनों बाइनिंग बिंग से लिए गए थे। एक था वाटर शील्ड गू, जो एक जेलीफिश जैसा दिखता था जब वो समंदर में तैरता था। दूसरा था रेड स्टील रेलेक गू। फैंग युआन का अपर स्टेज ने एडवांसमेंट 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म द्वारा साफ किए गए प्राइमिवल एसेंस और अपर्चर की दीवार को लगातार नरिश करने के कारण हुआ था, जिससे एक क्वालिटेटिव चेंज आया। फैंग युआन ने रेड स्टील रेलेक गू का इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से फैंग युआन गू यू क्लैन के रैंक डू गू मास्टर्स में तीसरा सबसे ऊंचा शख्स होता। जोंग ली और किंग शू मर चुके थे। फैंग युआन पूरे किंग माओ पहाड़ में भी टॉप 5 में था। जहां तक चीशन और मोयान की बात है, वो शुरू में रैंक 2 अपर स्टेज पर थे, लेकिन कुछ वक्त पहले हाई पीक स्टेज पर पहुंच गए थे। ये कहा जा सकता है कि इसने किंग शू की कुर्बानी के बाद नीचे गिरे हुए क्लैंसमैन के मोराल को बढ़ाया था। फैंग युआन प्रोग्रेस कर रहा था और जाहिर है दूसरे भी प्रोग्रेस कर रहे थे। चीशन और मो यान काफी समय से अपर स्टेज में थे और पीक स्टेज किंग शू से लगातार प्रेशर में थे। भेड़ियों की लहर से आई मौत के इंटेंस स्टिम्युलेशन ने गू मास्टर्स में पावर के लिए एक गहरी प्यास पैदा कर दी थी, उनके पोटेंशियल को निचोड़कर कल्टिवेशन एडवांसमेंट को बढ़ावा दिया। लेकिन अगर फाइटिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो मेन पूरे किंग माओ पहाड़ के रैंक डूगू मास्टर्स में नंबर 1 हूं। ए फ्लैट, जब मैं इस रेड स्टील रेलेक गू का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा कल्टिवेशन पीक स्टेज तक पहुंच जाएगा और मेरे गहरे एक्सपीरियंस के साथ मिलकर मैं एक हद तक रैंक 3 गू मास्टर्स से भी लड़ सकता हूं। फैंग युआन ने हिसाब लगाया। उसके लो प्रोफाइल और सब्र ने उससे अब भरपूर फायदा पहुंचाया था। वो सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ इस स्टेज तक पहुंच सकता था। पूरा क्लैन ये जानकर शॉक हो जाएगा। यहां तक कि ग्रेड एप्टीट्यूड वाला फैंग झेंग भी सिर्फ रैंक 2 मिडिल स्टेज पर था। नेचुरली पीक स्टेज तक पहुंचने के बाद भी फैंग युआन रैंक 3 गू मास्टर से जीत नहीं सकता था। बाइनिंग बिंग लेवल से ऊपर जाकर एक रैंक 3 गू मास्टर को मार पाया क्योंकि उसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था। गू यू किंग शू भी ऐसा कर सकता था क्योंकि उसके पास वुड चार्म गू था, एक पावरफुल और स्पेशल रैंक 3 गू वर्म। असल में फैंग युआन के पास उनसे कहीं ज्यादा मजबूत ट्रम्प कार्ड था, स्प्रिंग ऑटम सकाडा। लेकिन ये रैंक 6 गू बहुत स्पेशल था और फैंग युआन ने खुद को इससे इस्तेमाल न करने के लिए मजबूर किया। स्प्रिंग ऑटम सकाडा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अगर इससे जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया तो क्या ये दोबारा जन्म ले पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। रेड स्टील रेलेक गू सिर्फ रैंक 2 गू मास्टर्स पर असर करता था, इससे रखने का कोई मतलब नहीं था। फैंग युआन बस इस गू को इस्तेमाल करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। डोंग डोंग डोंग। लॉर्ड फैंग युआन, मैं हूं, गू यू जियांग। दस्तक के बाद एक आवाज चिल्लाई। फैंग युआन ने गुस्से से देखा, ये जियांग या हाल ही में ज्यादा ही सर चढ़ रहा था। वो बार बार उससे वाइटैलिटी लीव्स मांगने के लिए ढूंढने आ जाता था। मौतों और अपाहिज लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके कारण वाइटैलिटी लीव्स की कीमत लगातार बढ़ रही थी और यहां तक कि ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि डिमांड बहुत थी पर सप्लाई नहीं। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि मेरे पास और वाइटैलिटी लीव्स नहीं हैं? दफा हो जा, फैंग युआन ने ठंडे से कहा। वो भला अपने कल्टिवेशन टाइम को मामूली प्राइमेवल स्टोन्स की कमाई के लिए कैसे छोड़ सकता था? दरवाजे के बाहर जियांग या के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। लॉर्ड फैंग युआन, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। आपको अभी की सिचुएशन पता है, मेरे पास क्या चॉइसेस हैं? कई गू मास्टर्स जानते हैं कि मैं वाइटैलिटी लीव्स बेचता हूं और वो सब मुझे ढूंढते हैं। मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए अपने दिन काटना आसान नहीं है। ऐसा करते हैं, ये 10% ज्यादा दूंगा। लॉर्ड फैंग युआन, कृपया दया करें और मुझे 1 दर्जन वाइटैलिटी लीव्स दे दें। बोलने के बाद वो गिड़गिड़ाने लगा और उसकी आवाज में कुछ सिसकियां थी। फैंग युआन बेपरवाह था। ये तेरा मामला है, इसका मुझसे क्या लेना देना? HMPH, तेरी हिम्मत आजकल बढ़ती जा रही है। तो हमारे बीच का एग्रीमेंट भूल गया और असल में किसी और को ले आया। आह! जियांग या ने दरवाजे के बाहर एक कड़वी मुस्कान दी।
उसने अपने पास खड़े बूढ़े गू मास्टर को देखा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये गू मास्टर बहुत शक्तिशाली था और जिद करके उसके साथ यहां तक आया था। छोटे दोस्त फैंग युआन, इस बूढ़े गू मास्टर ने कहा, मेन गू यू ये हूं। मुझे विश्वास है तुमने मेरे बारे में सुना होगा। मैं कुछ वाइटैलिटी लीव्स खरीदने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम, छोटे दोस्त, मुझे थोड़ी इज्जत दोगे और कुछ पैदा करने के लिए थोड़ा समय निकालोगे। तुझे इज्जत दूं? है, तेरी रेपुटेशन है ही क्या? फैंग युआन ने टांस कासा। यह गू यू ये थोड़ा फेमस था। वो एक रिटायर्ड गू मास्टर था, लेकिन भेड़ियों की लहर के कारण क्लैन ने उससे वापस बुला लिया था। अपने पीक पीरियड में वो रैंक 3 तक पहुंचा था, लेकिन चोटों के कारण उसका कल्टीवेशन गिरकर रैंक 2 पीक स्टेज तक आ गया था और अब उसकी बुद्धि उम्र के कारण उसका कल्टीवेशन और गिरकर रैंक 2 अपर स्टेज तक आ गया था। हालांकि उसका कल्टीवेशन फैंग युआन के बराबर था, उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। गू यूये का चेहरा राख जैसा हो गया। उसने इस अजीबो गरीब अकेले रहने वाले फैंग युआन के बारे में पहले ही सुन रखा था। एक लड़का जिसका मिजाज बुरा और जिद्दी था, घमंडी और बदतमीज, सबको अपने नीचे समझता था। वो यहां आने से पहले अपना दिल तैयार करके आया था, लेकिन ये सोचना कि उसने फिर भी फैंग युआन को अंडरएस्टिमेट किया था। वो अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ये आमतौर पर सफल होने वाला तरीका फैंग युआन पर कोई असर नहीं डाल सका। उससे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ और उसका दिल गुस्से से भर गया। उसने अभी अपनी सारी इज्जत खो दी थी। ये बदतमीज हरामजादा। उसने मन ही मन गाली दी, लेकिन गया नहीं। उससे वाइटैलिटी लीव्स चाहिए थे। वो एक अनुभवी आदमी था और वाइटैलिटी लीव्स की अहमियत को गहराई से जानता था। वक्त आने पर एक वाइटैलिटी लीव जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हिम्मत सिकुड़ने लगती है। जब वो जवान था, तब वो गर्म खून वाला और आसानी से उत्तेजित हो जाता था। वो क्लांस पीपल को बचाना चाहता था, वो दुनिया बदलना चाहता था, वो एक महान हीरो बनना चाहता था। अनदिनों उसके पास मौत को घर वापसी की तरह देखने का संकल्प था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और काफी शांत चित्त था। उसने इन सालों में जिंदगी के कई पहलुओं को देखा था और कहा जा सकता है कि उसने खुद पर चिंतन किया था। खासकर जब उसके कई बच्चे मर गए, उसका दिल और भी ठंडा पड़ गया था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुर्बानियों की जरूरत होती है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हालांकि वो हर समय पैदा होते रहते हैं, उनका इस्तेमाल भी होता है। इस तरह ये जोड़ घटाव टोटल अमाउंट को सीमित करता है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना, कपड़े और घर चाहिए, ये रिसोर्सेज हैं। गू मास्टर्स को कल्टिवेट करने के लिए गू वॉर्म्स, प्राइमेवल स्टोन्स और खाना चाहिए, ये भी रिसोर्सेज हैं। शक्तिशाली बनने के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। लेकिन अगर तुम कुर्बानी नहीं दोगे, तो मैं और रिसोर्सेज कहां से लाऊंगा? मैं अपने फायदे की कुर्बानी देने के बजाय दूसरों से समझौता कर लूं। रक्षा करना, इज्जत, पारिवारिक प्यार, सपने, गर्म खून, ये सब कुर्बानी के लिए रिस्पेक्टेबल रीजंस हैं। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आत्म बलिदान को बढ़ावा ना दे। लेकिन हायर अप्स ये कभी नहीं कहेंगे। वो इसके बजाय रक्षा, इज्जत, पारिवारिक प्यार, सपने, गर्म खून, खुशी और ऐसी ही बातें करेंगे और हर तरह के मटेरियल बेनिफिट्स देंगे। लेकिन मटेरियल बेनिफिट्स एक बार मरने के बाद सब बकवास है। एक मारा हुआ महान हीरो भला क्या एंजॉय कर सकता है? गू यू किंग शू को डेको, वो खुशी से मर गया और मिट्टी में दफन हो गया। उसका नाम कब्र के पत्थर पर खोद दिया गया, जबकि उसकी आत्मा भविष्य के हीरोज को प्रभावित करती रहेगी। चैप्टर 146 द बैंग। जियांग या ने गू यू ये को देखा, जिसका चेहरा ताना हुआ था और वो मन ही मन खुश हो रहा था। इस बूढ़े आदमी ने जबरदस्ती जियांग या को यहां लाया था। जियांग या का कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 1 था और वो एक जूनियर था, इसलिए उसे गू यू ये के सामने सर झुकाकर उससे यहां लाना पड़ा। लेकिन अब जब उसकी बेइज्जती हुई थी, जियांग या के दिल में फैंग युआन की बेबाक पर्सनैलिटी के लिए जलन हो रही थी। गू यू ये फैंग युआन को कुछ जोर के थप्पड़ मारना चाहता था, इस घमंडी जूनियर को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन वाइटैलिटी लीव्स के लिए उससे खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। जूनियर फैंग युआन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम अभी भी जवान हो, तुम इंसानी रिश्तों की अहमियत नहीं जानते। एक वक्त आएगा जब तुम्हें दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। जरा सोचो, भविष्य में जब तुम मुझसे कोई फेवर मांगने आओगे और मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? घटिया इंसानी रिश्ते। फैंग युआन ने अपने दिल में नफरत से हंसा। ये तथाकथित एकता सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो लोग अकेले कमजोर थे। इंसानी रिश्ते धरती पर ये जरूरी थे। आखिरकार
वहां लोगों के बीच पर्सनल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं था। लेकिन इस दुनिया में जहां लोग कल्टिवेट करते हैं, चीजें बुनियादी तौर पर अलग थी। इंसानी रिश्ते सिर्फ स्ट्रेंथ का एक बाय प्रोडक्ट अगर कोई शक्तिशाली है तो उसके इंसानी रिश्ते फलेंगे फूलेंगे। लेकिन जो लोग रिश्तों के पीछे भागते हैं, उन्हें यकीनन दूसरों से कुछ मांगना होता है। जहां तक रिश्तों की जरूरत ना होने की बात है, अगर कोई हद से ज्यादा शक्तिशाली है तो वो जो चाहे छीन सकता है, दे सकता है या मर सकता है, उससे लोगों के रिश्तों की क्या जरूरत होगी। यह डिमोनिक पाथ के विचार और फैंग युआन जाहिर है उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं करेगा। लेकिन जब उससे इस तरह डिस्टर्ब किया गया तो फैंग युआन ने सोचा कि यह बिजनेस कर ही लेते हैं। इसलिए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे बेच नहीं सकता। एक वाइटैलिटी लीफ 70 प्राइमीवल स्टोन्स की। कितनी चाहिए तुम्हें? है। दरवाजे के बाहर गु यू ये इस कीमत से हैरान रह गया और जल्दी से बोला, जूनियर फैंग युआन, ये कीमत बहुत महंगी है। फैंग युआन ने HMPH किया, तो मत खरीदो। क्लैन द्वारा दिए गए रिसोर्सेस में भी वाइटैलिटी लीव्स हैं, तुम उन्हें मेरिट पॉइंट्स से एक्सचेंज कर सकते हो। गु यू ये ने कड़वाहट से हंसा, ये मैं कैसे नहीं जानता, लेकिन ये वाइटैलिटी लीव्स सब रिश्ते नाते वालों को बेच दी जाती हैं। मेडिसिन हॉल के क्लैन एल्डर गु यू याओजी का इस पर पूरा कंट्रोल है, मैं कैसे दखल दे सकता हूं? जूनियर फैंग युआन, मुझ पर एक एहसान करो, मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। जैसा मैं देख रहा हूं, 7 प्राइमीवल स्टोन्स एक मुनासिब कीमत है। मैं लोगों के चुकाने का इंतजार नहीं करता, तुमने मेरा काफी वक्त बर्बाद कर दिया है। 70 प्राइमीवल स्टोन्स, अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो जाओ, फैंग युआन ने जवाब दिया। गु यू ये गुस्से से पैर पटक रहा था, जूनियर फैंग युआन, तुम इस तरह बिजनेस कैसे कर सकते हो? फैंग युआन ने हंसी में उड़ाया, वक्त बदल गया है, अब ये 72 प्राइमीवल स्टोन्स का है। तुम्हारा हर एक जुमला मेरा कुछ वक्त बर्बाद करता है, और जब मुझे बुरा लगेगा मैं कीमत बढ़ा दूंगा। उम्मीद है तुम सही फैसला करोगे। ये सुनकर गु यू ये का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो अपना मुंह खोलता, कोई शब्द बाहर नहीं निकलता। उसका झुर्रीदार चेहरा हरा और लाल हो रहा था, और उसके पास खड़ा जियांग या ये देखकर मन ही मन झूम उठा। आखिरकार उसने अपने दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं खरीदूंगा, मुझे 5 वाइटैलिटी लीव्स चाहिए। तुम प्राइमीवल स्टोन्स जियांग या को दे सकते हो। जहां तक वाइटैलिटी लीव्स की बात है, उससे 3 दिन बाद ले लेना। फैंग युआन ने कहा, ये तो हद थी, माल और पैसा एक साथ लेना देना तो सबसे बुनियादी ईमानदारी होती है। लेकिन गु यूये ने फिर भी पैसे दिए, मौके पर ही कई थैलियां जियांग या को दे दी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, क्योंकि ये उसकी मामूली बचत थी, सालों तक कंजूसी करके बचाए गए पैसे, और अब वो सब एक चालाक सौदागर ने ले लिए थे। आखिर में वो उस बंबू की इमारत से अनंत गुस्से की भावना के साथ बाहर चला गया। लॉर्ड फैंग युआन, आपने जो किया वो सच में एकदम कूल बदला था। लेकिन मुझे डर है कि आपने गु यूये को पूरी तरह से अफेंड कर दिया है। ये बूढ़ा आदमी, जब वो जवान था तो हमेशा लोगों से बदला लेता था, वो इससे आसानी से जाने नहीं देगा। बाहर जियांग या ने सावधानी से कहा, जाने दे उससे, एक बूढ़ा आदमी अपनी सीनियरिटी पर जी रहा है, वो क्लैन द्वारा एलिमिनेट होने ही वाला है। फैंग युआन ने दरवाजा खोला और जियांग या ने उससे थैलियां दे दी। क्लैन को भेड़ियों की लहर का सामना करना है, इसलिए उससे बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस चाहिए। कम रिसोर्सेस के साथ वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मेंबर्स से छुटकारा पाना होगा। इन बूढ़े आदमियों का जिंदा रहना कीमती दुर्लभ रिसोर्सेस को बर्बाद करना था, उनका जाना तय था। भेड़ियों के झुंड बूढ़े और बीमार को खत्म कर देते अपाहिज भेड़ियों को निकाल देते थे। इंसानी समाज में वो इतने साफ साफ नहीं करते, हमेशा अपनी बुराई को एक रोशनी की ढाल से ढक लेते हैं, इसलिए उन्होंने इन बूढ़े गु मास्टर्स को लड़ने के लिए बुलाया। तो क्या हुआ अगर गु यू ये इस इरादे को समझ गया? सिस्टम में होने के नाते, समाज में एक इंसान, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। क्लैन उन्हें अपने परिवार और क्लैन की रक्षा के नाम पर लड़ने और कुर्बान होने के लिए बुलाता है, वो कैसे माना कर सकते हैं? धरती पर एक कहावत है, अगर सम्राट चाहे कि उसके वजीर मर जाएं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर भी अनगिनत लोग सम्राट के वजीर बनने के लिए लड़ते हैं। ये सिस्टम का आकर्षण और उसकी क्रूरता थी। पिछली हर वुल्फ टाइड में जो बूढ़े गु मास्टर्स लड़ने आते थे, उनमें से कितने जिंदा बच पाते हैं? 5 वाइटैलिटी लीव्स की तो बात ही छोड़ दो, अगर हम इस गु यूये को 50 टुकड़े भी दे दें, शायद वो जिंदा ना बच पाए। फैंग युआन दरवाजे पर खड़ा ठंड से हंस रहा था। जब जियांग या ने ये लहजा सुना तो उसका दिल जम गया। वो फैंग युआन से एक ऑरा महसूस कर सकता था,
ठंडक और पाले से भरा हुआ, जैसे उत्तरी हवाएं चल रही हो जब तक कि वो अपना सर न उठा पाए। फैंग युआन ने जियांग या को देखा, उसकी एड़ी गहरी और काली। आगे बोला, ए फ्लैट से तय किए गए वक्त के अलावा तुम मुझे ढूंढने नहीं आओगे। अगर तुमने मेरे नियम तोड़े तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें मेरे लिए वाइटैलिटी लीव्स बेचने देना तुम्हारे भाई के खातिर है, लेकिन इज्जत दूसरे देते हैं और इंसान खुद हाईयूज फेंक देता है। अपने किए पर सोचना। जियांग या ने फैंग युआन की दांत सुनी, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गु युए की दुखद हालत के बारे में सोचकर उसके माथे से पसीना बहने लगा। और हां, अब से वाइटैलिटी लीव्स की कीमत 70 प्राइमेवल स्टोन्स कर दो। फैंग युआन ने फिर कहा। 70? जियांग या ये सुनकर चौंक गया, उसकी ईंट चमक रही थी, जैसे कि वो प्राइमेवल स्टोन्स का एक अनंत भंडार देख सकता है। लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी था। डरते डरते पूछा, लॉर्ड फैंग युआन, इस तरह कीमत बढ़ाने से क्या दूसरे ये सोचेंगे कि हम इस दुर्भाग्य से दौलत कमा रहे हैं? क्या हम पर क्लैन की हालत का फायदा उठाने का शक नहीं होगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जनता के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। जनता का गुस्सा? HMPH, वो क्या कर सकते हैं? जो मैं कहता हूं वो करो, फालतू बकवास मत करो। अगर कोई परेशानी करे तो उन्हें बता देना कि वाइटैलिटी लीव्स मेन बेच रहा हूं। फैंग युआन ने गुस्से से कहा। जी जी जी। जियांग या ने तेजी से सर हिलाया। फैंग युआन के शब्द वही थे जो वो सुनना चाहता था, वो ऐसा ही करने वाला था। वो तो बस एक रैंक 1 का छोटा सा आदमी था, वो ज्यादा लोगों से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता था। ये सारी प्रॉब्लम्स फैंग युआन पर डालकर वो पहले ही ऐसा करना शुरू कर चुका था। एक छोटा आदमी के पास भी जिंदा रहने के अपने तरीके होते हैं, और जियांग या के इरादे से फैंग युआन दिल ही दिल में साफ था। लेकिन कल्टीवेशन का फर्क और दौर का फर्क, इसका नतीजा ये था कि फैंग युआन एक अलग लाइफस्टाइल जी रहा था। अस रेड स्टील रेलिक गू का इस्तेमाल करने के बाद वो रैंक 2 पीक स्टेज पर होगा, रैंक 3 के करीब। इसका मतलब है कि आखिरकार वो शुरुआती कदम से आगे बढ़ गया है, और ये स्ट्रेंथ होने का मतलब है कि उसकी जिंदगी और भविष्य अलग होंगे। पहले उससे नीचे रहने की जरूरत थी, लेकिन अब उससे दबंग बनने की जरूरत थी। जब तक वो दबंग नहीं होगा, उससे सबसे बड़ा फायदा नहीं मिल सकता। जहां तक इस जियांग या की बात है, उससे अभी भी इस्तेमाल करने की कुछ वैल्यू है। उसके छोटे मोटे हरकतों के बावजूद, जब तक वो फैंग युआन के फायदे में दखल नहीं देता, वो इससे बर्दाश्त कर सकता है। कुछ गैर जरूरी ट्रम्प कार्ड्स दिखाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। शांति के समय में अनहायर अप्स के पास करने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो शायद प्रॉब्लम्स ढूंढते। लेकिन अब जब वुल्फ टाइड है, किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो ऐसी मामूली बातों की परवाह करे? वुल्फ टाइड के बाद यह गारंटी नहीं है कि गु यू गांव अब भी मौजूद रहेगा। आधे महीने बाद लाइटनिंग वुल्व्स लहरों की तरह हमला करते हैं, जिससे गु मास्टर्स जल्दी में पीछे हटने लगते हैं। जोंग युएनजन, तुम्हें डेट रहना होगा। गु यू गांव ज्यादा दूर नहीं है। जोंग जाओमन ने जमीन पर पड़े क्लैंसमैन को घूरा, उसकी ऊँग लाल हो गई जब वो चिल्लाई, लीडर दीदी, मैं और नहीं सह सकता। मेरे दिल में कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जोंग युएनजन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसके घाव गंभीर थे और उसका चेहरा मौत से भरा हुआ था। ठीक है, बोलो। जोंग जाओमैन सिसक पड़ी। वो अपने दिल में जानती थी कि हालांकि ये जोंग युएनजन आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन वो चुपके चुपके उससे प्यार करता था। इस पल वो जानती थी कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन जब जोंग युएनजन ने अपना मुंह खोला, तो वो कन्फेस नहीं कर पाया और मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कह पाया। वो मर चुका था, खून बहने से मर गया, घाव इतने गंभीर थे कि उनका इलाज नहीं हो सकता था। उसका शरीर घावों से भरा था, सभी लाइटनिंग वुल्व्स के काटने से। सबसे घातक वार उसकी छाती पर था, उसके दाहिने कंधे से लेकर उसकी नाभि तक। ये एक दिलेर लाइटनिंग वुल्फ के कारण हुआ था। दीदी, सिचुएशन खराब है, एक और दिलेर लाइटनिंग वुल्फ ग्रुप आ गया। रिकॉन गु मास्टर चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट थी। जोंग जाओमैन का रोना बैंड हो गया, उसने जोंग युएनजन के शरीर को नीचे रखा। वो ग्रुप लीडर थी, उसके ग्रुप मेंबर्स को उसकी जरूरत थी। जो मर गया वो चला गया, और जो जिंदा हैं उन्हें इस दुनिया की क्रूरता का सामना करना जारी रखना है। ये साले भेड़िए, इनका कोई अंत है भी या नहीं? जोंग जाओमैन ने जोर से गाली दी। उसका फिगर हॉट था और उसका चेहरा सुंदर था, इसलिए जब वो ऐसी गालियां देती थी तो उसमें एक अलग हाई फ्लेवर होता था। उसके शब्द सुनकर दूसरे अंदर से शांत हो गए। जैसे हाई जोंग जाओमैन गाली दे रही थी, उसने ऑब्जर्व किया।
इन्वेस्टिगेशन के नतीजे ने उससे थोड़ा परेशान कर दिया। वो दिलेर लाइटनिंग वुल्व्स के एक ग्रुप को मार सकती थी, दो ग्रुप से लड़कर अपना रास्ता बना सकती थी, लेकिन 4 दिलेर लाइटनिंग वुल्फ ग्रुप्स के खिलाफ सबसे समझदारी भरा फैसला पीछे घाटी में हटना और सिग्नल गू का इस्तेमाल करना था, रिइंफोर्समेंट्स की उम्मीद में। घाटी में पीछे हटो, जोंग जाओमैन चिल्लाई जब उसने अपने दोनों विशाल भालुओं को उनकी रक्षा के लिए एक्टिवेट किया। ये दोनों विशाल भालू उसने अच्छे से पाले थे, एक भूरा और एक काला, चिकने और चमकदार बालों के साथ, लेकिन वो दोनों भी अपने शरीर पर घावों से भरे हुए थे। जब जोंग जाओमन और दूसरों ने सफलतापूर्वक घाटी में पीछे हट गए, तो इन दो भालुओं में से सिर्फ एक बचा। काला वाला दासियों लाइटनिंग वुल्व्स को मारने के बाद एनर्जी खत्म होने पर लाइटनिंग वुल्व्स के झुंड द्वारा निगल लिया गया था। भालू की लाश से एक गू वर्म निकलकर एक पाल में जोंग जाओमन के हाथ में वापस आ गया। यह बेर एंस्लेवमेंट गू था। इससे भालुओं में लगाया जा सकता है ताकि गू मास्टर विशाल भालुओं को मैनिपुलेट कर सके। ऑफ कोर्स, ये सिर्फ एक साधारण भालू हो सकता है, क्योंकि बेर एंस्लेवमेंट गू एक रैंक डू है। ये एक भालू राजा को गुलाम नहीं बना सकता। अगर ये एक भालू राजा को गुलाम बना सकता तो वो शक्तिशाली होते, क्योंकि एक भालू राजा, भले ही वो सबसे कमजोर हो, उसके पास कम से कम 100 भालू अधीन होते हैं। अगर एक गू मास्टर एक भालू राजा को गुलाम बना सकता है, इसका मतलब है कि उनके पास मैनिपुलेट करने के लिए एक जानवरों का ग्रुप भी है। फ्लैट हम रिइंफोर्समेंट्स का इंतजार करते हैं, उम्मीद है वो जल्दी यहां पहुंचेंगे। जोंग जाओमन ने हौंफते हुए एक आह भरी। वो घाटी में पीछे हट गए थे, इसलिए उन्हें जिस एरिया का बचाव करना था वो बहुत कम हो गया, जिससे वुल्फ पैक्स का प्रेशर भी कम हो गया। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, और खून और लगातार लड़ाई और भी वुल्फ पैक्स को आकर्षित करेगी। संकट ताला नहीं था। इस वक्त उनके सर के ऊपर की चट्टान से एक आवाज सुनाई दी। सबने अपना सर उठाकर देखा और देखा कि वहां एक नौजवान था। ये तो वो है, गू यू फेंग युआन। सातों जोंग क्लैन के गू मास्टर्स पहले तो जोश में आ गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। चैप्टर 147, यह फेंग युआन बहुत घमंडी है। जब से बाइनिंग बिंग और किंग शू की जोरदार लड़ाई हुई थी, फेंग युआन, जो बाइनिंग बिंग का पूरे रास्ते पीछा कर रहा था, काफी मशहूर हो गया था और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। इन दिनों फेंग युआन ने भेड़ियों की लहर में अपनी मजबूत साइड दिखाई थी, अकेले हाई लाइटनिंग वुल्व्स का शिकार करने जाता और हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स दिखाता। वो नई पीढ़ी का उभरता सितारा था। अगर उसकी अजीब पर्सनैलिटी और बुरी रेप्यूटेशन ना होती, तो उसका स्टेटस ची शन और मो यान के बराबर होता। लेकिन जोंग गांव के सदस्यों के लिए फेंग युआन जोंग जियांग का कातिल भी था। इसलिए जब जोंग जाओमन और दूसरों ने फेंग युआन को देखा, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। फेंग युआन ने उन्हें ऊपर से घूरा, अपनी पेट की बेल को हिलाते हुए धीरे से कहा, तुम लोग रिइंफोर्समेंट्स का इंतजार करते रह सकते हो, या मेरे हाथ में इस बेल का इस्तेमाल करके पहाड़ पर चढ़ सकते हो। कौन जानता था कि रिइंफोर्समेंट्स कब आएंगे? बैटलफील्ड पर मामले पाल पाल बदलते रहते हैं। जोंग जाओमन और दूसरों ने जाहिर है अपने सामने वाली पेट की बेल को चुना, लेकिन फेंग युआन ने उनसे इसके लिए मुआवजा मांग लिया। इससे जोंग क्लैन के गू मास्टर्स गुस्से से आग बबूला हो गए। फेंग युआन, हम अलायंस के साथी हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी ने गुस्से से चिल्लाया। बेर एंस्लेवमेंट गू मांग रहे हो, तुम कितने बेशरम हो सकते हो? किसी ने टांस कासा। फेंग युआन ने शांति से जवाब दिया, एक बेर एंस्लेवमेंट गू और 700 प्राइमेवल स्टोन्स, तुम सातों की जिंदगी के बदले में, ये एक सस्ता सौदा है। तुम मुझे माना कर सकते हो, और मैं क्लैन में वापस जाकर तुम्हारी हालत रिपोर्ट कर दूंगा। ही, लेकिन रिइंफोर्समेंट्स कब आएंगे? क्या वो यहां आते वक्त किसी वुल्फ पैक से टकराएंगे? इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। सब शांत हो गए। उनके चेहरे बदसूरत हो गए थे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं। फेंग युआन, तुम सच में अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरते हो। आखिर में जोंग जाओमन ने सबकी खातिर झुकने का फैसला किया। उसके शब्दों में फेंग युआन के लिए ढेर सारी नफरत थी। फेंग युआन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। नतीजा वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने पेट की बेल नीचे फेंकी और अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। ये 4 दिलेर लाइटनिंग वुल्फ पैक्स उसने ही यहां तक लालच देकर लाए थे। वो उनके मरने का इंतजार करना चाहता था ताकि उनके गू वॉर्म्स हासिल कर सके और बड़ी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स कमा सके। लेकिन उनके सिग्नल गू ने आसपास के गू मास्टर्स के ग्रुप्स का ध्यान खींच लिया था और वो सब मदद के लिए दौड़े चले आ रहे थे। अपनी मेहनत बर्बाद न करने के लिए फेंग युआन को एक बार के लिए रिइंफोर्समेंट गू मास्टर के रूप में काम करना पड़ा।
जोंग जाओ मन और दूसरों ने पेट की बेलों का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक वुल्फ पैक से बच निकले। थोड़ी देर बाद 3 गू मास्टर ग्रुप्स आ पहुंचे और उनमें से एक ची शन का ग्रुप था। इससे 7 गू मास्टर्स और भी ज्यादा परेशान हो गए। जोंग जाओ मैन को बेहद अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर पहले ही उसने बेर एंस्लेवमेंट गू से अपनी चेतना हटा ली थी और फैंग युआन के साथ गू वर्म को रिफाइन करने में सहयोग किया था, इसलिए अब अगर वो अपने शब्दों से मुकरना भी चाहती तो यह असंभव था। फैंग युआन, मैं तुम्हें याद रखूंगी। जोंग जाओ मन ने फैंग युआन को गुस्से से एग में आंखों डाल कर देखा। याद रखो या ना रखो, ये तुम्हारा काम है। फैंग युआन सादे ढंग से हंसा, मुड़कर चला गया। मिस जोंग, हम फिर मिल गए। दूसरी तरफ ची शन का ग्रुप पहुंचा, एक विनम्र लहजे में बोलते हुए। बाइनिंग बिंग की घटना के बाद से गू यू क्लैन ने एक किंग शू खोया था और जोंग क्लैन का जोंग ली मर गया था, इसलिए दोनों क्लैन्स करीब आ गए थे। राजनीतिक रूप से बाई क्लैन को दूसरे 2 क्लान्स ने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया था, भले हाई अलायंस अभी भी आयाम था। छोटी बहन बड़े भाई ची शन को प्रणाम करती है। जोंग जाओ मन ने अपनी तीरी हुई भुएं उठाई, ची शन की तरफ अपने हाथ जोड़ते हुए आगे कहा, इस बार हम गू यू क्लैन से कुछ रीइंफोर्समेंट्स मांग रहे हैं। जोंग क्लैन CHEH दिन और 6 रातों से वुल्फ पैक से घिरा हुआ है। इन दिनों वुल्फ टाइड और भी गंभीर होती जा रही थी। लाइटनिंग वुल्फ पैक्स ने हमला करने के इरादे से गांव को घेरना शुरू कर दिया था। जोंग क्लैन का तीनों क्लान्स में सबसे नीचा स्थान था पहाड़ के नीचे स्थित, वो वुल्फ पैक्स द्वारा हमला किए जाने वाले सबसे पहले होते। असल में ये तीसरी बार था जब उन्हें घेरा गया था और उन्हें रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत थी। बाहर और अंदर से एक साथ हमले के समन्वय से ही वो इन लाइटनिंग वुल्फ पैक्स को बिखरा कर हरा सकते थे। रीइंफोर्समेंट्स की बात कोई इशू नहीं है, क्या हमने पिछली 2 बार अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया था? लेकिन इस मामले में मुझे पहले क्लैन लीडर को रिपोर्ट करना होगा। मेरे साथ आओ, ची शन ने कहा। जोंग जाओ मन और दूसरे ची शान ग्रुप के पीछे पीछे गू यू गांव आ गए। गू यू गांव में पहले से ही सुरक्षा की कई परतें थी। बहरी दीवारों को दर्जनों टावर्स से मजबूती से रिएंफोर्स किया गया था। गांव की दीवारों के नीचे खंडेकीन खोदी गई थी और उन्हें न्यूक्लियर बांस के डंडों से भर दिया गया था। गांव की दीवारों पर स्टील वाइन गू और पॉइजन फ्लावर गू लगाए गए थे। एक नजर में दीवारें न्यूक्लियर बेलों से ढकी हुई थी और सुंदर जहरीले फूल सब खिलने वाले सैकड़ों या हजारों की संख्या में। मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही कोई भी देख सकता था कि आसपास की इमारतें, चाहे वो घर हो या शराब खाना, सभी को अस्थायी किलों में बदल दिया गया था। जोंग जाओ मन और बाकी 6 जोंग क्लैन छोड़ने के बाद उनका सफर मुश्किलों से भरा था। वुल्फ पैक से गुजरते हुए सबको अलग अलग चोटें आई थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए एक बैम्बू इमारत में ले जाया गया। बैम्बू इमारत में 10 से ज्यादा हीलिंग गू मास्टर्स ZYA डेटार रैंक 1 गू मास्टर्स, लेकिन कुछ रैंक 2 गू मास्टर्स भी थे। लेकिन जिस चीज ने जोंग जाओ मन और दूसरों को हैरान किया वो ये था कि इंचार्ज कोई रैंक 2 हीलिंग गू मास्टर नहीं, बल्कि एक जवान लड़की थी। इस बेहोश वाले को बेल की कुर्सी पर रखो। यहां इसके पैर में फ्रैक्चर है, गू यूजिंग, यहां आओ और इसका इलाज करो। मामूली चोट है, आ फंग, यहां आकर खून रोको। आ जिंग, यहां आकर डिसइंफेक्टेंट लगाओ। सीओ हुआ जाकर यूएस फ्रैक्चर वाले पैर पर फ्रैक्चर बोर्ड लगाओ, फिर यहां आकर पट्टी बांधो। अस जवान लड़की के काले बाल एक आड़ू जैसा छोटा सा मुंह, दोनों ईड़ क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा हल्का सा गोल मटोल था, एक आकर्षक आवाज के साथ। लेकिन जब वो पेशेंट्स को संभाल रही थी तो वो बहुत अनुभवी थी, जिससे दूसरे लोग हैरानी से देख रहे थे। जोंग जाओ मन ने अचानक एक शख्स के बारे में सोचा और पूछा, ये छोटी बहन, क्या आप गू यू याओलर हैं? जोंग क्लैन की बहन जाओ मैन, हेलो। सोचना भी मत कि आप मेरा नाम जानती हैं। गू मास्टर्स को उनके स्टेशंस पर असाइन करने के बाद गू यू याओलर पास आई और अपना परिचय दिया। बहन याओले, आप एक मशहूर शख्सियत हैं। लॉर्ड याओजी के दयालु दिल को विरासत में पाया है और मेडिकल स्किल्स में भी बेहद प्रतिभाशाली हैं। आपके रैंक 1 कल्टिवेशन के बावजूद आपको किंग माओ पहाड़ के टॉप 10 उभरते सितारों में जाना जाता है। यहां तक कि जोंग क्लैन में भी अनगिनत लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, बहन। उसका मजबूत बैकग्राउंड देखकर जोंग जाओ मन ने गू यू क्लैन से मदद मांगने आई थी, इसलिए उसने विनम्रता से तारीफ की। आपने ज्यादा तारीफ कर दी, बहन जाओ मैन। गू यू याओलर अभी भी जवान थी और तारीफ सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से नीचे देखा। इसी समय एक जोंग क्लैन के गू मास्टर ने शिकायत की, हालांकि आप दोनों टॉप 10 उभरते सितारे हैं,
लेकिन वो गु यू फैंग युआन सच में आपसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, छोटी बहन। फैंग युआन का नाम मत लो, उसका नाम सोचते ही मेरा खून खौल जाता है। जब कोई हीरो ना हो तो गीदड़ भी मशहूर हो जाता है। साय, इस आदमी का चरित्र खराब है, सोचो वो भी टॉप 10 उभरते सितारों में से एक है, और वो भी नंबर 1 पोजीशन पर। इसके बारे में सोचते ही उल्टी आती है। इस जुमले ने तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया, जिसमें गु यू क्लैन के गु मास्टर्स भी शामिल थे। गु यू फैंग युआन, उसने इस बार क्या किया? किसी ने उत्सुकता से पूछा। HMPH, उसने मेरा एक बेर एंस्लेवमेंट गूलर लिया, और 700 प्राइमीवल स्टोन्स भी, हमें बचाने के इनाम के तौर पर। मैंने इतना बेशरम और लालच से भरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। जोंग जाओ मन ने गुस्से से कहा, अपनी नाखुशी निकालते हुए। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बुरी बातें हैं। उसका दिल कोयले से भी काला है। एक वाइटैलिटी लीफ 80 प्राइमीवल स्टोन्स में बेच रहा है, वो सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। ये आदमी लालची और बेहद बेशरम है। वो बहुत घमंडी और अहंकारी है। मेरा दोस्त उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ उससे रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि उससे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत भी किया गया। उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट है। वो एक बिगड़ा हुआ बेटा है, अपने माँ बाप की विरासत बर्बाद करके कारवां से एक रेड स्टील रेलिक गू खरीदा। फिर उसने बाइनिंग बिंग से एक और रेड स्टील रेलिक गू छीन लिया। अगर मेरे पास ये डुगू वॉर्म्स होते तो मैं भी उसके कल्टीवेशन पर हो सकता था। लॉर्ड गू यू किंगशु सबसे अच्छे दिए, आखिरकार विनम्र और दयालु। अफसोस कि वो जल्दी मर गए। लेकिन उनका भाई फैंग जेंग न्याय की भावना रखता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और दयालु है। साथ हाई यूएस में लॉर्ड किंगशु जैसी विनम्रता भी है। वो अपने भाई से बिल्कुल उल्टा है। जोंग जाओ मन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुस्से से इतनी सारी प्रतिक्रिया आए गु यू क्लैंसमैन से आएंगी। वो चौंक गई। ये सोचना कि ये फैंग युआन इंसान के रूप में इतना फैल था कि इतने सारे लोग उससे नफरत करते थे। उससे अजीब लगा। उसने पूछा, जब उससे इतनी नफरत की जाती है तो किसी ने उससे सबक क्यों नहीं सिखाया? बैम्बू इमारत तुरंत शांत हो गई। गु यू क्लैंसमैन सब एक दूसरे को देखने लगे, एक शब्द भी नहीं बोले। असल में कई लोग फैंग युआन के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, साथ ही ऐसी परिस्थितियों में लाभ को अधिकतम करने के उसके काम को भी। कई लोगों ने उससे परेशानियां ढूंढी, लेकिन हर बार नतीजा ये होता था कि गलती ढूंढने वाला खुद ही एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता था। कई बार के बाद कोई भी उससे गलती ढूंढने नहीं आया, और फैंग युआन भी सार्वजनिक रूप से वुल्फ टाइड से उभरे टॉप 10 सितारों का सरदार बन गया। ये सारे स्टेटस स्ट्रेंथ से आते हैं। फैंग युआन की लड़ाई की ताकत सबसे मजबूत थी, इसलिए वो सरदार था। चाहे उसकी रेपुटेशन कितनी भी बुरी हो या उसके इंसानी रिश्ते कितने भी खराब हों। फिर से वो फैंग युआन। गु यू याओजी ने हल्का सा मटासिकोद बड़बड़ाते हुए। उसने फैंग युआन को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। फैंग युआन के प्रति उसके मन में एक खराब छवि थी। ये फैंग युआन, हालांकि मेरा सीनियर है, लेकिन जो काम वो करता है वो माफी के लायक नहीं है, और वो इतना एक्सट्रीम है। उसने इस बार बहन जाओ मैन को ब्लैकमेल करने की हिम्मत की और बेर एंस्लेवमेंट गू हासिल कर लिया। हमारे दोनों क्लैन के समझौतों की जरा भी परवाह नहीं की। नहीं, मुझे दादी को बताना ही होगा और उन्हें इस फैंग युआन को सबक सिखाने देना होगा, वरना हमारे गु यू क्लैन की बेइज्जती होगी। ये सोचते हुए उस जवान लड़की को अचानक महसूस हुआ कि एक क्लैन के हायर उप को आकर इस फैंग युआन को सबक सिखाने की जरूरत है। उसमें यह काबिलियत जाहिर है नहीं थी, लेकिन उससे लगा कि उसकी दादी, मेडिसिन हॉल की गु यू याओजी, ये कर सकती हैं। उसकी नजरों में उसकी दादी सर्वशक्तिमान थी। तुम चाहती हो कि मैं गु यू फैंग युआन से निपटूं? याओजी ने अपनी पोती को देखा, उसका चेहरा खाली था, और जल्दी ही उसके बाद वो घबराने लगी। मेरी प्यारी पोती, क्या उसने तुम्हें टांग किया? उसने जल्दी से पूछा। उसने मुझे टांग नहीं किया, लेकिन उसने दूसरों को टांग किया है। इस बार ये जोंग क्लैन की बहन जाओमान है, उसने उससे ब्लैकमेल किया, एक बेर एंस्लेवमेंट गू और 700 प्राइमीवल स्टोन्स लिए। ये बहुत ज्यादा है। अगर ये चलता रहा तो क्लैन की रेपुटेशन पूरी तरह से उसके द्वारा बर्बाद हो जाएगी, गु यू याओलर ने कहा। दादी इस मामले को जानती है। प्यारी पोती, तुम पहले जाओ, दादी तुम्हें निराश नहीं करेगी। याओ जी ने गहरी सोच विचार के बाद कहा। शुक्रिया दादी। दादी आप नहीं जानती, लेकिन ये आदमी बहुत दुष्ट है, अपने सामान की कीमत बढ़ाता है और कमजोरों को सताता है। वो एक सच्चा विलन है। उस जवान लड़की के जाने के बाद याओ जी गहरी सोच में डूब गई।
वो फैंग युआन से निपटना चाहती थी काफी समय से, लेकिन इसका कारण याओ ले की तरह नादान नहीं था, बल्कि इसलिए कि फैंग युआन के पास इतना लाभ था कि वो उस पर हमला कर सके। पहला था लिकरवर्म। हालांकि पहले याओ जी ने कारवां से एक खरीदा था, लेकिन वो उसकी पोती याओ ले को दिया गया था। उससे खुद भी एक लिकरवर्म की जरूरत थी, एक रैंक 3 गू वर्म को रिफाइन करने के लिए जिसे वो फ्यूज करना चाहती थी। दूसरा था 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास। क्लैन के 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास ZYA डटार याओ जी के कंट्रोल में थे, और वाइटैलिटी लीव्स बेचकर वो अपनी अथॉरिटी और स्टेटस को क्लैन में मजबूत कर सकती थी। ये फैंग युआन बहुत घमंडी है। पहले मैं उसका लिकरवर्म खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने माना कर दिया। क्या हिम्मत है। इस बार उसने वाइटैलिटी लीव्स की कीमत बढ़ा दी और एक मोटी रकम कमाई। क्या वो सच में सोचता है कि मैं, मेडिसिन क्लैन की एल्डर, हवा में हूं? HMPH चैप्टर 148 हालात। दो बड़े झंडे हवा में सरसराती आवाज के साथ लहरा रहे थे। एक बैटल मेरिट बोर्ड था। फैंग युआन अब लिस्ट में टॉप 10 में था। एक दूसरे झंडे पर हर तरह के सामान की लिस्ट थी जिन्हें बैटल मेरिट से बदला जा सकता था। लेकिन भीड़ भरे प्लाजा में ZYA डटार गू मास्टर्स का ध्यान एक नए जारी किए गए फरमान पर था। घोषणा का विषय था, भेड़ियों की लहर और भी भयानक होती जा रही है और क्लैन के गू मास्टर्स में मौतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इलाज के तरीकों को मजबूत करने के लिए मेडिकल हॉल उन सभी गू मास्टर्स को आदेश देता है जिनके पास 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास है कि वो उन्हें अस्थायी रूप से क्लैन को सौंप दें। मेडिकल हॉल सारे प्रोडक्शन को एकजुट करने के लिए स्टाफ का गठन करेगा। नोटिफिकेशन में एक नामों की लिस्ट थी। ये अनगू मास्टर्स के नाम द जिनके पास क्लैन में 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास था। जाहिर है फैंग युआन का नाम भी लिस्ट में था। इस वक्त वो एक दूर के कोने में खड़ा इस नोटिफिकेशन को देख रहा था। उसका चेहरा बिगड़े बिना नहीं रह सका। पहली नजर में ही उसने पहचान लिया था कि ये गुयू याओ जी की उसके खिलाफ चाल है। HMPH ये गुयू याओ जी तब से गुस्से में है जब से वो मुझसे लिकरवर्म खरीदने में फेल हुई। मैंने आज 3 स्टेप्स फ्रेग्रेंट ग्रास गू को एक्सचेंज करने के लिए काफी बैटल मेरिट्स जमा कर लिए थे, लेकिन उसने अंधेरे में इससे होने से रोका। ए फ्लैट वो असल में मेरे 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास पर नजर गड़ाए हुए है। गू यू याओ जी के काम समझ में आने लायक थे। एक ही पेशे के लोग स्वाभाविक दुश्मन होते हैं। वाइटैलिटी लीव्स की बिक्री को कंट्रोल करके गू यू याओ जी अपनी अथॉरिटी को मजबूत कर सकती थी, अपना प्रभाव गहरा कर सकती थी और अपने कनेक्शंस बनाए रख सकती थी। लेकिन फैंग युआन ने उन्हें बढ़ी हुई कीमत पर बेचा, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उसके लाभों पर अतिक्रमण कर रहा था और उसके प्रभाव को हिला रहा था। मेरे पास अब बहुत सारे गू वॉर्म्स हैं, व्हाइट जेड गू, मूंगलो गू, प्लंडर गू, वाटर शील्ड गू, अर्थ कम्युनिकेशन एयर ग्रास और भी। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास मेरा सबसे जरूरी आर्थिक स्रोत है। अगर मैं ये गू खो देता हूं तो यह चेकमेट मिलने जैसा होगा। गू यू याओ जी ने सच में एक भयानक चाल चली है, फैंग युआन ने माथा सिकोड़ा। आसपास के गू मास्टर्स की बातें उसके कानों में पड़ रही थी। मेडिसिन हॉल ने सच में एक बेहतरीन फैसला लिया है। वाइटैलिटी लीव्स बहुत कम हैं और वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। हर बार जब गुड्स बोर्ड पर एक बैच आता है तो वो तुरंत दूसरों द्वारा खरीद लिया जाता है। एल्डर याओ जी सच में भोली और दयालु हैं। नाम की लिस्ट देखो, इसमें ची और मो दोनों फैक्शंस के कई गू मास्टर्स शामिल हैं। उसने इस काम से बेशक कई शक्तिशाली एल्डर्स को नाराज किया है। एल्डर याओ जी क्लैन के लिए सोच रही हैं, वो सम्मान के लायक हैं। सिर्फ लॉर्ड याओ जी में ही ऐसी हिम्मत है। अगर कोई और एल्डर होता तो कौन ऐसी कार्यवाही करने की हिम्मत करता? देखो, नोटिफिकेशन का कंटेंट बदल गया है। ची और मो फैक्शन के गू मास्टर्स ने अपने 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास SAUNP दिए हैं। भीड़ में उबाल आ गया। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास का एकजुट होना और एकीकृत उत्पादन का मतलब था कि बहुत ज्यादा वाइटैलिटी लीव्स उपलब्ध होंगी। ये भीड़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। फैंग युआन ने नोटिस को ध्यान से देखा और वकाई में देखा। इन गू मास्टर्स के नाम की लिस्ट के बगल में नए शब्द सौंप दिया गया लिखे थे। इस तरह उसका अपना नाम अलग से दिखने लगा था। उसके दिल पर दबाव बढ़ता महसूस हुआ। गू यू याओ जी गहरी साजिशों वाली एक पुरानी खिलाड़ी थी। इस चाल से वो फैंग युआन पर दबाव डालने के लिए माहौल का सहारा ले रही थी। अगर फैंग युआन ने विरोध किया या अवज्ञा की तो ये और भी बड़ी मुसीबतें आमंत्रित करना होता, लोगों को उसके खिलाफ एक पकड़ देना होता। ये बिल्कुल भी समझदारी भरा काम नहीं था। ये सिस्टम की ताकत थी। अगर क्लैन चाहता है कि तुम कुर्बान हो जाओ तो वो सीधे सीधे नहीं कहेगा। इसके बजाय वो नेकी का एक चमकदार चोला ओढ़ लेगा और तुम्हें झुकने के अलावा कोई चारा नहीं देगा।
एक उदाहरण अनरिटायर्ड बूढ़े गू मास्टर्स की भारती थी और उन्हें अपनी जान कुर्बान करने के लिए मजबूर करना, वो कैसे विरोध कर सकते थे? 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को इकट्ठा करने का वर्तमान आंदोलन फैंग युआन और दूसरे गू मास्टर्स से कह रहा था कि वो सबको संतुष्ट करने के लिए अपने लाभों की कुर्बानी द, और बुनियादी तौर पर ये याओजी के फायदे के लिए था। जो भी अवज्ञा करने की हिम्मत करता, वो क्लैन के खिलाफ जा रहा था और खुद को अलग थलग कर रहा था। वो गद्दार और विद्रोही थे। इससे सुझाने के लिए ताल मटोल जैसी छोटी मोटी चालें काम नहीं करेंगी और उल्टा खुद को और भी पैसिव स्थिति में डाल देंगी। याओ जी की चाल में धर्म और जनमत का बाल है। कोई भी छोटी मोटी चाल नाश्त हो जाएगी। सिर्फ एक और बड़े माहौल का इस्तेमाल करके, निष्पक्ष रूप से लड़ाई लड़कर और उसके माहौल को खुलेआम हराकर ही इससे सुलझाया जा सकता है। फैंग युआन के पास पहले से ही एक समाधान था। यह प्लान सरल लेकिन विशाल था। रैंक 3 में एडवांस करना। रैंक 3 और रैंक 2 गू मास्टर्स का स्टेटस बिल्कुल अलग था। क्लैन में कोई भी गू मास्टर जो रैंक 3 में एडवांस करता, वो तुरंत एक एल्डर बन जाता और निर्णय लेने वाले सर्कल में शामिल हो जाता। यहां तक कि क्लैन हेड भी उनके लाभों पर हल्के में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। ये मत सोचो कि मो और ची फैक्शंस के गू मास्टर्स ने आज्ञाकारी रूप से 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास SAUNP दिए, जैसे कि वो अपने लाभों की कुर्बानी दे रहे हों। पर्दे के पीछे गू यू याओ जी ने गू यू चीलियान, गू यू मो चेन और दूसरे एल्डर्स के साथ गुप्त सौदे पहले ही कर लिए होंगे। ये एक राजनीतिक सौदा था, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नहीं देख सकते थे और याओ जी द्वारा धोखा खा गए थे। अगर फैंग युआन एक रैंक 3 गू मास्टर होता, भले ही उससे 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपना पड़ता, उससे दूसरे पहलुओं में निश्चित रूप से पर्याप्त मुआवजा मिलता। गू यू याओ जी फैंग युआन से निपटने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? एक तरफ ये लाभ के कारण था। फैंग युआन के कामों ने उसके लाभों पर अतिक्रमण किया और इसी तरह वो फैंग युआन के शरीर पर कुछ गू वॉर्म्स चाहती थी। दूसरी तरफ फैंग युआन पहले हाई रैंक 2 पीक स्टेज पर था। अगर वो अब कोई कदम नहीं उठाती और उसके रैंक 3 एल्डर बनने का इंतजार करती, तो और कोई मौका नहीं मिलता। रैंक 3 में एडवांस करना जरूरी है। क्लैन रैंक 2 गू मास्टर्स को कुर्बान कर सकता है, लेकिन रैंक 3 गू मास्टर्स उसके स्तंभ हैं और हर एक नुकसान एक बड़ा झटका देगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी मुसीबतें इकट्ठा कर ली हैं। किंग शू मर गया लेकिन क्लैन ने सावधानी से जांच नहीं की। मेरे पास वाटर शील्ड गू, प्लंडर गू और दूसरे गू वॉर्म्स हैं, लेकिन क्लैन ने इस पर ऐनी मूंद ली हैं। मेरा कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हायर अप्स इसके बारे में साफ जानते हैं, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं और मुझ पर के राज नहीं जांचे हैं। फैंग युआन अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत साफ था। सतह पर वो मजबूत और संपन्न दिखता था, लेकिन असल में वो खतरों से घिरा हुआ था। क्लैन ने उसके खिलाफ इसलिए कदम नहीं उठाया क्योंकि उनका पूरा ध्यान भेड़ियों की लहर पर था। अगर वो भेड़ियों की लहर का सामना नहीं कर पाते, तो क्लैन नाश्त हो जाता। ऐसे दबाव के सामने फैंग युआन की स्थिति उनके लिए सिर्फ एक मामूली बात थी। लेकिन एक बार जब भेड़ियों की लहर चली जाएगी, क्लैन के हायप्स अपनी एनर्जी वापस पा लेंगे। वो उससे हिसाब चुकता करने के लिए क्यों नहीं ढूंढेंगे? पहले एकेडमी में क्लैन एल्डर्स ने फैंग युआन के खिलाफ इसलिए कदम नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत कमजोर था। वो छोटे छोटे कदम ले रहा था और उनके लाभों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा था, इसलिए उनका ध्यान नहीं खींच रहा था। लेकिन अब बात अलग थी। फैंग युआन का कल्टीवेशन पहले हाई रैंक 2 पीक स्टेज पर था। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ता, तो वो एक एल्डर बन जाता। सिर्फ इस कल्टीवेशन ने हाई एल्डर्स की नसों को छू लिया था। उसका हर कदम एल्डर्स द्वारा देखा और नोट किया जा रहा था। कोई भी नया एडवांस हुआ एल्डर गू यू क्लैन की पूरी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता था। इसके कारण फैंग युआन पर लगातार दबाव बन रहा था। इससे भी बढ़कर फैंग युआन ने सिस्टम ज्वाइन नहीं किया था और किसी भी फैक्शन में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए इन दबावों को और भी तीव्र बना दिया गया था। न्यूट्रल फैक्शन भी एक फैक्शन था। कोई भी वर्तमान फैंग युआन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, एक ऐसा शख्स जो क्लैन सिस्टम से बाहर घूम रहा था। अगर मेन रैंक 3 में एडवांस करता हूं, तो दबाव निश्चित रूप से अब से बहुत कम होगा, हालांकि वो फिर भी रहेंगे। रैंक 3 एक गुणात्मक परिवर्तन का बिंदु है, एक दहलीज। इससे पार करने पर एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसी तरह रैंक 3 कल्टीवेशन के साथ मैं आजादी से घूम सकता हूं। बुरी से बुरी हालत में मैं बस क्लैन छोड़ दूंगा। फैंग युआन इस बारे में साफ था। लेकिन रैंक 3 में एडवांस करना कोई आसान काम नहीं था। खासकर फैंग युआन के सी ग्रेड एप्टीट्यूड को देखते हुए ये लगभग एक असंभव बाधा थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो 100 से ज्यादा सालों तक रैंक 2 पीक स्टेज पर अटका रहा था।
जब तक कि बाद में उसने एक गु हासिल करने के लिए एक दर्दनाक कीमत चुकाई और अपना एप्टीट्यूड बढ़ाया। तभी वो इस मुश्किल को पार कर पाया था। एक गु मास्टर के कल्टीवेशन में छोटे रेल्म से आगे बढ़ना आसान था, उन्हें सिर्फ पर्याप्त समय और धैर्य की जरूरत थी। लेकिन हर बड़े रेल्म में एक बाधा थी, और जितना ऊपर जाते पार करना उतना ही मुश्किल होता। खासकर रैंक 5 से रैंक 6 में एडवांस करने की कठिनाई कल्पना से परे थी, स्वर्ग चढ़ने से भी मुश्किल। फैंग युआन को पहले हाई रैंक 1 से रैंक 2 में एडवांस करने में बहुत मुश्किलें आई थी। ए फ्लैट रैंक 2 से रैंक 3 में एडवांस करने के लिए पारंपरिक रास्ते पर चलकर सफलता की कोई संभावना नहीं थी। खुशकिस्मती से फैंग युआन के 500 साल के जीवन अनुभव और विशाल यादों में डू से 3 तरीके थे। अच्छे से कहें तो वो वैकल्पिक रास्ते थे, लेकिन खुरदरे शब्दों में कहें तो वो डिमोनिक प्रथाएं थी। ये विकल्प फैंग युआन की वर्तमान स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त था। इस विकल्प के साथ रैंक 3 में एडवांस करने के लिए एक अजीब और खूनी गु को रिफाइन करना पड़ता था, मानव पशु जीवन समाधि गु। एक प्राचीन डेविल पाथ के सेक्ट लीडर ने अपने अधीनस्थों के कल्टीवेशन को मजबूत करने के लिए इस रेसिपी का आविष्कार करने में कड़ी मेहनत की थी। मानव पशु जीवन समाधि गु रैंक 2 गु मास्टर्स के लिए रैंक 3 रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने अनजान जगहों की खोज की और संयोग से इस रेसिपी को पाया था। इसने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और उसने इससे अपने मन में मजबूती से रखा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्यूजन के लिए जरूरी सामग्री दुर्लभ नहीं थी। अगर यह सामान्य समय होता तो फैंग युआन को उन्हें इकट्ठा करने में 2-3 साल लग सकते थे, उसकी परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन भेड़ियों की लहर ने उससे एक बड़ा मौका दिया था। उसने पहले हाई पर्याप्त प्राइमेवल स्टोन्स और गु वॉर्म्स इकट्ठा कर लिए थे। एकमात्र बची हुई चीज एक उचित समय का इंतजार करना था। सब लोग जल्दी से मेडिसिन हॉल द्वारा जारी किए गए नोटिस को देखो। वो 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास इकट्ठा करना चाहते हैं और वाइटैलिटी लीव्स के उत्पादन को एकजुट करना चाहते हैं। ये तो एक बड़ी खुशखबरी है। बैम्बू इमारत में गु मास्टर्स का एक समूह दीवार पर चिपकाए गए नोटिस के पास इकट्ठा था। जब उन्होंने इससे पढ़ा तो वो सब खुशी से भर गए। हा, मुझे लगता है फैंग युआन रोने के करीब होगा। HMPH, उससे सही सबक मिला। इतनी महंगी कीमत पर वाइटैलिटी लीव्स बेचने के लिए, हमारी मेहनत की कमाई का शोषण करने के लिए। मैं सच में देखना चाहता हूं कि फैंग युआन का चेहरा अब कैसा होगा। निश्चित रूप से बहुत बदसूरत होगा। कई लोग दूसरों के दुर्भाग्य में खुशी माना रहे थे। ही, इससे सच में हमारे गुस्से को शांति मिली। हमें इसके लिए मिस याओ ल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उन्होंने लॉर्ड याओ जी को नहीं मनाया होता तो ऐसा दिन कैसे आता। सही है, हम सच में मिस याओ ल के आभारी हैं। मिस याओ ल न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि वो दयालु भी हैं, हमारे लिए न्याय और निष्पक्षता का समर्थन करती हैं। उनमें लॉर्ड याओ जी जैसा आचरण है। लगातार तारीफें सुनते हुए गु यू याओ ल ने शर्म से अपना सर झुका लिया। उससे खुशी महसूस हो रही थी। छोटी बहन याओले। ठीक इसी समय जोंग जाओमान दरवाजे से अंदर आए। मैं विदा लेने आई हूं। मैंने मेडिसिन हॉल का नोटिस देखा। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूं कि तुमने मुझे अपना गुस्सा निकालने दिया। फैंग युआन जैसे लोग काली भेड़ें हैं और उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। बड़ी बहन, आप जा रही हैं? गु यू याओ ल ने चिंता भरी नजर डाली। जोंग जाओ मन ने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से दरवाजे के बाहर खड़े गु मास्टर्स के एक समूह की तरफ इशारा किया। कहा, मैंने रिइंफोर्समेंट्स मांग लिए हैं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। याओले का दिल दुख से भर गया। जोंग जाओ मन के पास दास गु मास्टर्स द जब उसने अपना क्लैन छोड़ा था, लेकिन जब वो यहां पहुंची तो सिर्फ 7 बचे थे। ए फ्लैट, ये गु मास्टर्स फिर से क्रूर युद्धभूमि में कदम रखने जा रहे थे। उनमें से कितने सुरक्षित वापस आ सकते थे? चैप्टर एंड।